everyone, welcome to the third lecture of heat transfer and आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो आई होप आप सब लोगों ने इसके पहले वाले जो दो लेक्चर्स हैं वो देख लिए हैं, है ना। तो अपने हीट ट्रांसफ़र के जो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो हमने अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है कॉन्सेप्ट वाइज। अगला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में दैट इज़ वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल की बात करें अगर हम लोग, तो वाटर साइकिल में हमें पढ़ना ये है कि किस तरीके से जो यहाँ पे वाटर साइकिल का प्रोसेस है वो होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड के लिखा है साइकिल, तो साइकिल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस किन किन चीज़ों से वो मिलके बनता है वो हमें समझना है। और फिर साथ ही साथ हम लोग आज के लेक्चर में ये भी समझेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे फॉर्म होता है। So this is your Angstrom Classes YouTube channel. My name is Nikhil and I welcome you all to this wonderful session. So before we start with the session, I hope आप सब लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, if you are new to the channel, make sure you subscribe to the channel. And if you have not watched the previous lectures, first go and watch the lecture. आपको playlist section में मिल जाएगा। हम आपकी क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पे, वहाँ पे आप जाओ और वहाँ पे आपको इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर मिल जाएगा। तो सेकंड लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो लेक्चर नंबर 2 में हमने अपने तीनों ही मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का फेनोमेना वो भी डिस्कस करके रखा है। तो लेक्चर नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही है, राइट। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 देख लिया हो। अगर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 3 को आप कंटिन्यू कीजिएगा। नाउ दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच लेक्चर 2 एंड दे आर वॉचिंग दिस लेक्चर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। एंड आई होप आप सब लोगों ने अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखा होगा, ताकि जो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके शॉर्ट पॉइंट्स या शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वाटर साइकिल। और हम लोग समझते हैं कि जो ये वाटर साइकिल है वो होता क्या है। अब ये जो प्रोसेस है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाटर एंड देन इज अ साइकिल। नाउ वाटर मीन्स यू ऑलरेडी नो द लिक्विड फॉर्म। लाइक वाटर की बात करें तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल लाइक 3 स्टेट्स। सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड्स में भी एग्जिस्ट करता है और गैसेज में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वाटर की बात करें तो वाटर दैट जनरली विच वी essentially require for our survival, our body is made up of 70% of water। तो किस तरीके से ये जो वाटर है, जो हमारे आसपास में बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना। कुछ वाटर जो है वो आप देखोगे पीने लायक है, कुछ वाटर जो है वो पीने लायक नहीं भी है, राइट। बट वाटर जो है वो बहुत सारे फॉर्म में स्टोर किया हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। जिसमें से वास्ट अमाउंट जो पोर्शन का है, मतलब वाटर का जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे कहाँ पे स्टोर है, तो दैट इज इन द ओशंस। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, राइट। एंड 1/3 इज द लैंड ऑन विच वी लीव। तो अगर अर्थ का 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर है इसका इम्पॉर्टेंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, राइट। आप अभी देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी वाटर की क्राइसिस है ना। वाटर इज़ नॉट दैट मच अवेलेबल, सो दे आर फेसिंग सम क्राइसिस, जिसके वजह से उन्हें पीने के लिए पानी जो है वो बहुत कम मिल रहा है, या कहीं कहीं तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि पानी पीने लायक है ही नहीं। सो क्या करना चाहिए इस केस में, और ये वाटर साइकिल क्या करता है, किस तरीके से ये हमारा हेल्प करता है, और इसके लिए हमें अपने तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, वो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, राइट। तो वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, हाउ दिस नेचर कंप्लीट्स दिस साइकिल, सो दैट जो वाटर है वो हमारे नेचर में इसी तरीके से सर्कुलेट होता रहे, है ना। वाटर का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ताकि हम लोग यहाँ पे अपने लिए जो पीने लायक पानी है या फिर जो सर्वाइवल की नीड्स है उसको फुलफिल कर सकें, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाटर साइकिल की बात करें
तो वाटर साइकिल का बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि नेचर में हो रहा है और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस आज होगा कल नहीं होगा, ये प्रोसेस पर डे हर समय ये हो रहा है, राइट। अब ये प्रोसेस किन किन अलग अलग प्रोसेसेस से मिलके बना है। नाउ दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि किस तरीके से ये वाटर साइकिल का प्रोसेस शुरू होता है और किस तरीके से ये खत्म होता है एंड फिर वहीं से किस तरह से ये वापस से शुरू होता है, क्योंकि ये साइकिल है, ये साइकिल में घूमता रहता है। जैसे आप देखो कि साइकिल के जो व्हील्स होते हैं जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो वो घूमते रहते हैं, राइट। जो एक पॉइंट है वो घूम के फिर ग्राउंड को टच करता है, फिर वो दोबारा घूमने के बाद फिर से वो ग्राउंड को टच करता है। तो यहाँ पे जो वाटर साइकिल है, यहाँ पे इसका नाम भी उसी तरीके से आया है कि ये जो साइकिल है, ये वाटर का जो साइकिल है वो एक बार शुरू हुआ फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू होता ही रहेगा, राइट। एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस होगा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोसेस होगा, तीसरे के बाद फिर से पहला प्रोसेस होगा एंड देन 1 2 3 1 2 3 ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट करता रहेगा एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट वाटर साइकिल। सो लेट अस टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर साइकिल कि क्या क्या प्रोसेसेस है थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम और इमेज which I have taken from the NCERT textbook of class 7, right, which is curiosity। आप देखोगे जो हमारे क्लास 7 के NCERT की बुक का नाम है that is curiosity। So if you already have the book you can see this diagram in your book। अगर आपके पास NCERT का बुक नहीं है तो आप इस डायग्राम को यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो इसको बना भी सकते हो शॉर्ट में, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे इस डायग्राम में हमें बहुत सारे प्रोसेसेस दिखाए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए होंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे इवापोरेशन लिखा है, यहाँ पे कंडेंसेशन लिखा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लिखा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लिखा है। बट ये सारे टर्म्स हैं क्या एक्चुअल में, और ये किस तरीके से यहाँ पे ये एक रोल प्ले करते हैं वाटर को कंटिन्यूसली यहाँ पे नेचर में सर्कुलेट करने में, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे जो सन है, अब आप देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं इवापोरेशन क्या होता है, राइट। तो जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है इवापोरेशन से। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द वाटर साइकिल प्रोसेस, दैट इज इवापोरेशन। अब इवापोरेशन होता कैसे है, तो इवापोरेशन होने के लिए अब देखो कि यहाँ पे जो वर्ड है वो कैसे बना, इवापोरेशन वर्ड कैसे बन रहा है। सो इफ यू ब्रेक डाउन द वर्ड, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। तो ये वेपर वर्ड जो आ रहा है वहीं से आता है। अब लिक्विड को वेपर बनाना है, यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो वी नीड हीट, जिसके वजह से ये फॉर्म यानी कि जो वाटर लिक्विड में है उसका स्टेट बदल के वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो वो हीट कहाँ से मिलेगा हमें, नेचर में जो हीट हमें नेचुरली मिल रहा है दैट इज फ्रॉम द सन। तो सन से जो हमारे पास हीट आ रहा है, राइट, आपको पता है वो किस फॉर्म में आ रहा है, हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। So that is the form in which the heat is being transferred from the sun to the surface of earth। That process is called radiation process। Radiation के थ्रू, क्योंकि we know that sun और अपने अर्थ के बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, और अगर हीट का ट्रांसफर बिना किसी मटेरियल मीडियम के हो रहा है तो दैट इज ओनली थ्रू वन प्रोसेस, दैट इज रेडिएशन। वो सिर्फ एक प्रोसेस से होगा, दैट इज रेडिएशन का प्रोसेस होगा। तो रेडिएशन के वजह से जो सन से आने वाली हीट रेज है वो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सीन आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी के सरफेस पे ये सन के हीट रेज आ रहे हैं, तो क्या होगा, हीट रेज के वजह से सन से जो आने वाली जो हीट रेज है उसके वजह से जो ये वाटर का सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये वाटर के सरफेस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो, एज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज, व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज। और जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, तो जैसे जैसे वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा ये क्या कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने गैसेस के फॉर्म में, है ना। और इसी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं वाटर वेपर, है ना, वेपराइज होना, वाटर वेपर का फॉर्मेशन होना। तो हीट के वजह से जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ा, सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया वाटर वेपर में। नाउ वी नो दैट, हमने डिस्कस किया है कि जो वाटर वेपर होता है वो लाइट होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो गैसेज एक्सपैंड करते हैं एंड व्हेन दे एक्सपैंड दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मतलब क्या होगा, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है यहाँ पे, दे बिकम लाइटर, और वो हल्के हो जाते हैं
और जब वो वाटर वेपर हल्के होंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल स्टार्ट टू राइज, वो राइज करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से जो लिक्विड वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर में जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दे दिया, इवापोरेशन का नाम दिया। अब इवापोरेशन हो गया, अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो जो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ वो वेपर लाइट होने की वजह से राइज करेगा। तो व्हेन द वाटर वेपर राइजेस अप, तो जैसे जैसे यहाँ पे वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो उसकी एल्टीट्यूड बढ़ेगी। एल्टीट्यूड कहने का मतलब वो एटमॉस्फेयर में और ऊपर जाएगा। एंड वी नो दैट कि एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है, यानी कि हम लोग जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं तो वहाँ पे हमें जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि जो एल्टीट्यूड, जो हायर एल्टीट्यूड है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होने वाला है, तो वाटर वेपर राइज किया, हायर एल्टीट्यूड पे गया, हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद टेम्परेचर कम हो गया वहाँ पे। अब जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, जो लिक्विड, जो वाटर वेपर है, द वाटर वेपर विल गेट कूल डाउन, वो ठंडा होगा, राइट, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है ना, तो वाटर वेपर ठंडा हो जाएगा। एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, व्हाट विल हैपन, वेपर जब ठंडा होगा तो दे विल फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, या आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, वाटर ड्रॉपलेट इज नथिंग बट इट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ द वाटर। तो वेपर जो हायर एल्टीट्यूड पे गया वो वहां पे ठंडा होने के बाद क्या बन गया, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन में आ गए, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए, तो ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, दे कलेक्टिवली दे एक्यूमुलेट टुगेदर एंड दे फॉर्म क्लाउड। तो जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे, प्रोसेस क्या हुआ, वाटर वेपर राइज किया, हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम हुआ। अब वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से जो लिक्विड वेपर है उसका स्टेट बदल के क्या हो गया है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म कर लिया है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके वजह से जो क्लाउड्स बने, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। So condensation क्या है, condensation is a process in which water vapor gets converted into water droplets, and when they accumulate they form clouds, and this process is called condensation. तो पहले क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ, जिसकी वजह से लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर राइज किया, ऊपर जाके ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करने के बाद जब वो एक्यूमुलेट होंगे तो एक्यूमुलेशन से क्या बना, यहाँ पे क्लाउड्स बना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे जो क्लाउड्स बने हैं, अब क्लाउड्स के अंदर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लाउड। तो when these tiny droplets combine together they form a bigger water droplet। जब ये छोटे छोटे पानी के बूंद, पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ जब मिलेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले वो वाटर ड्रॉपलेट छोटा था तो उसका मास कम था, वो हल्का था, लेकिन जैसे ही एक बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना तो एक बड़ा ड्रॉपलेट बना तो क्या हुआ, उसका मास बढ़ गया, क्योंकि अब उसमें पानी ज़्यादा है, मास बढ़ गया, यानी कि अब वो थोड़ा हैवी हो चुका है। तो जब इस तरीके से क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके जब वो बहुत ज़्यादा हेवियर वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, तो वो क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, राइट, हमने फोर्थ में पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है और वो अर्थ के सरफेस के आसपास है तो ग्रेविटी विल पुल इट डाउन, ग्रेविटी उसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हैवी हो चुके हैं, अब वो इतने हैवी हो चुके हैं कि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट टू कम डाउन टू द सरफेस, जब ये ग्रेविटी की वजह से जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब ये सरफेस की तरफ आना शुरू हुए तो इट बेसिकली व्हाट डू वी कॉल दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। इसी को तो हम लोग बारिश कहते हैं, राइट। और अभी आप देखोगे तो हमारे आसपास में, एटलीस्ट आई एम इन बिहार, तो अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, स्पेशली आई एम इन पटना, तो अभी काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पे हो रखा है, बारिश का मौसम है, तो मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ यहाँ पे वाटर साइकिल, और यहाँ पे बारिश भी होने वाली है, सो समथिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब क्या है, द रेनफॉल, जो बारिश हुई यहाँ पे। तो बारिश कैसे हुई, बारिश हुई कैसे, यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो एक साथ मिले, एक हेवियर वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन करें।
अब जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनका मास इतना ज़्यादा हो चुका है कि ग्रेविटी उसको अपने तरफ पुल कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ। तो जब वो ग्रेविटी की वजह से जब वो नीचे की तरफ आते हैं, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं अपने साइंस के लैंग्वेज में प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था, इवापोरेशन का। इवापोरेशन के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और इस तरीके से जो वाटर वेपर, जो लिक्विड वाटर ऊपर गया था, वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से अर्थ सरफेस पे आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इस लेक में ये पानी कलेक्ट हुआ। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे इसको बहने का रास्ता मिल जाए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ से नदी बह के आ रही है, तो ये नदी वापस से बह के ओशन में मिल जाएगी। अब फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक खत्म होता है, और फिर ये वापस यहीं से शुरू हो जाता है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे वाटर साइकिल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि किस तरीके से ये वाटर साइकिल हो रहा है। अब यहाँ पे हमने इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन तो डिस्कस कर लिया। एक टर्म हमने भी डिस्कस किया ही नहीं, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का क्या काम है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप देखोगे गर्मियों में हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, राइट, पसीना निकलता है हमें हमारे बॉडी से। तो क्या होता है, जब हम लोग एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है, आप देखोगे जैसे एक ह्यूमिड क्लाइमेट है और एक नॉन ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जैसे ड्राई एयर। तो उस केस में क्या होता है, जब हम लोग ड्राई एयर में होते हैं, मतलब एक ऐसा रीजन में है जहाँ पे बहुत सारी ड्राई एयर चल रही है, तो हमारे बॉडी का जो स्वेट है वो इवापोरेट होके उस ड्राई एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर हमें ठंडा लगता है ना, हमें थोड़ा ठंडा फील होता है समर सीजन में, राइट। अब ऐसा रीज़न, ऐसा कोई, अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, यानी कि ऑलरेडी उस एयर में वाटर वेपर का अमाउंट भरा हुआ है, अब वो और ज़्यादा वाटर वेपर वहाँ पे, मतलब और अपने अंदर वाटर वेपर वो कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, व्हेन यू स्वेट, आपका जो पसीना है वो इवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि जो वाटर वेपर, जो एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर काफ़ी है, अब वो और वहाँ पे गेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग स्वेट करते हैं, बट हमारा जो पसीना है वो हमारे बॉडी पे ही रहता है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। स्पेशली आप जाओगे, अगर कोलकाता जाओगे, वैसे जगह पे जो सी साइड के आसपास है, तो वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है, राइट। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वी आर स्वेटिंग, एंड बेसिकली जब हम लोग ऐसे रीजन में है जहाँ पे एयर ड्राई है, जहाँ पे ड्राई एयर चल रही है, तब तो हमारा स्वेट जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और हमें ठंडा फील होगा, राइट। बट थिंक अबाउट द रीजन वेयर द एयर इज ऑलरेडी, लाइक एयर ऑलरेडी कंटेन्स मॉइस्चर, ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा स्वेट है वो इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जैसे हम लोग स्वेट करते हैं, राइट, उसी तरीके से प्लांट्स में भी क्या होता है, स्वेटिंग होता है, बट हम लोग उसको स्वेटिंग नहीं कहते, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब होता क्या है यहाँ पे, तो प्लांट्स में क्या है, लीव्स में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, दैट वी कॉल एज स्टोमाटा। अब उन स्टोमाटास के थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो कभी कभी क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो लॉस करता है, जो ट्रीज होते हैं वो एक्सेस वाटर को रिलीज कर देते हैं, और जब वो वाटर स्टोमाटा के थ्रू बाहर आएगा, तो बाहर आने के बाद क्या होगा, वो सन की हीट से इवापोरेट हो गया, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, करेक्ट। तो ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस वेयर द वाटर इज लूज, या आप कह सकते हो कि द ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज lose the water through the stomata due to the heat of sun. That process is called transpiration. तो आई होप अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन हुआ, इससे भी तो वाटर वेपर ही बना है ना, तो ये वाटर वेपर भी ऊपर जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो सी से जो वाटर वेपर, जो सी के पानी है, जो लिक्विड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाटर है ओशन में या पॉन्ड्स में या सी में या रिवर में, जब उनका इवापोरेशन होता है, तो साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन प्लांट से भी कुछ यहाँ पे वाटर वेपर जा रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, और इनके वजह से जो वाटर वेपर राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, वो ठंडा होने के बाद क्या बना रहा है, कंडेंसेशन होने के बाद उनका कंडेंसेशन हो जाता है और वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट आप सब जानते हो कि क्या होगा, जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स भारी होंगे, हैवी होंगे, दे विल फॉल डाउन in the form of rain, and that process called precipitation, and then this entire process will start over again. ये process फिर से शुरू होगा और ये continuously होता ही रहेगा. So that is all about water cycle. Now
लेट अस क्विकली रीड व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट मोटरसाइकिल। एक बार हम लोग उसके पॉइंट्स को भी रीड कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है एनसीईआरटी, दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वाटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में। एज अ लिक्विड इट फिल्स द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द अर्थ। तो लिक्विड फॉर्म में, अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो वो ओशंस, रिवर्स, लेक्स इनको फिल करता है ना। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो स्नो, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स और एंड द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स कहने का क्या मतलब है, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप जानते हो पोल्स, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रीजन, एंड साउथ पोल इज द अंटार्कटिक रीजन। और दोनों ही रीजन जो है वो फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन कहने का मतलब वहां पे मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सॉलिड फॉर्म कहने का मतलब आइस शीट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है माउंटेन्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी, हमने शायद उसको नोटिस नहीं किया हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो माउंटेन्स है, इन माउंटेन्स के ऊपर आप देखोगे तो स्नो का एक लेयर है, ठीक है। तो बेसिकली वैसे जगह पे जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो स्नो के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो स्नो के फॉर्म में, आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, माउंटेन्स और पोलर रीजन्स में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जब वो सॉलिड फॉर्म में। अगर गैसियस फॉर्म में वाटर है तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड भी हो सकता है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट कहने का मतलब क्या है कि जो एयर है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, और मॉइस्चर कहने का मतलब वाटर वेपर है। तो अगर गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर होगा तो उस अगर गैसियस फॉर्म में वाटर होगा तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब ये तो हमारा बेसिक हो गया कि हाँ, अगर वाटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो 3 स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं नेचर के अंदर, है ना। नाउ ड्यूरिंग समर्स में क्या होते हैं, सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू द सन्स रेडिएशन। सन के रेडिएशन यानी कि हीट से, सन के हीट से क्या होता है, जो समर्स में जो स्नो होते हैं और आइस होते हैं पोलर रीजन्स और माउंटेन्स पे, वो वाटर में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि हीट के वजह से वो मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग के वजह से वो वाटर बन जाएंगे। एंड देन what happens, they flow down as rivers and ultimately into the ocean। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सन का जो हीट है वो इस माउंटेन के पास भी जा रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे स्नो के लेयर्स हैं, है ना। तो अब ये स्नो हीट की वजह से क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, ये रिवर्स का फॉर्म करता है, रिवर्स में मिलते हैं, रिवर्स बनते हैं, और रिवर्स अल्टीमेटली जाके किस में मिल जाते हैं, ओशंस में मिल जाते हैं। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव अंडरस्टूड हियर, ठीक है। एंड द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर्स। तो जैसे हमारे यहाँ पे बारिश होती है वैसे ही जो ठंडे रीजन्स होते हैं, कोल्डर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो जब स्नोफॉल होगा तो जो स्नो पहले मेल्ट हुआ वो स्नो वापस से वहाँ पे आ जाता है, एक स्नो कवर बन जाता है। तो दे गेट रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। Water in the oceans, rivers and lakes gets heated due to sun, and as a result it evaporates and as water vapor। तो जो ओशंस, रिवर्स और लेक्स में जो वाटर है वो सन की हीट से क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट होने के बाद वो वाटर वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही ये वाटर वेपर का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर ऑल्सो इवापोरेट्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है वो प्लांट्स और ट्रीज से भी इवापोरेट कर रहा है, वाटर बॉडी से भी इवापोरेशन हो रहा है, और ट्रीज और प्लांट से भी इवापोरेशन हो रहा है। हालांकि दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, मतलब नाम दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप, जब वाटर वेपर राइज करता है तो क्या होता है, इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस। ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद कंडेंस हो जाता है। कंडेंस करने का मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो गया, कंडेंसेशन हुआ। एंड क्या बनता है कंडेंसेशन के बाद, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, अभी जो हमने डिस्कस किया। नाउ दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब जब ये क्लाउड्स क्या करेंगे, क्लाउड्स विल ब्रिंग, अपने साथ क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। ठंडे रीजन्स में स्नोफॉल होता है। और हेल कहने का मतलब यहाँ पे जो आप देखोगे बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है जब बारिश होती है तो साथ साथ यहाँ पे पत्थर भी गिरते हैं, है ना, आइस के छोटे छोटे बॉल्स गिरते हैं।
that is actually called the hail. So when the rainfall, like एक तरह से ये बारिश ही हो रही है, बट बारिश जो है वो उसमें जो आप कह सकते हो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में ना होके किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सो दैट इज कॉल्ड हेल. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं. एंड दिस इज हाउ द वाटर साइकिल इज अकरिंग इन द नेचर. नाउ अब यहाँ पे वाटर साइकिल क्या है, अब ये वाटर साइकिल का डेफिनेशन आप इसको नोट कर सकते हो, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है. सबसे पहले वाटर वेपर अपवर्ड मूव करता है एंड देन डाउनवर्ड थ्रू प्रेसिपिटेशन, पासिंग थ्रू सॉइल, रॉक्स एंड प्लांट्स एंड फाइनली रिटर्निंग टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर जिसमें सबसे पहले वाटर वेपर का अपवर्ड मूवमेंट होता है एंड देन वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और फिर वो जो पानी नीचे आया वो सॉइल्स, रॉक्स एंड प्लांट्स के थ्रू फाइनली क्या होता है, वो वाटर बॉडीज तक पहुंच जाता है और फिर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. फिर वहीं से प्रोसेस बिगनिंग होता है कि फिर से वाटर वेपर बनेगा, वो राइज करेगा एंड देन इंटायर प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या करता है, so that is what we have in this point. The water cycle helps in the redistributing and replenishing water in rivers, lakes and oceans. तो क्या होता है ऐसा, अब यहाँ पे ऐसा है जैसे मान लो ओशन से वाटर वेपर ऊपर गया तो क्या वो वापस से रेनफॉल होने के बाद ओशन में जाएगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है. हो सकता है ओशन के वाटर इवापोरेट होके कंडेंस हुए एंड वो बादल मूव करके कहीं और जगह चला गया और फिर वहाँ पे रेनफॉल हो गया. तो क्या हुआ, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, वाटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जहाँ से पानी कलेक्ट किया गया और वो कहीं और ले जाके ड्रॉप कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन. रिप्लेनिशिंग मतलब अब हो सकता है मान लो कि कोई नदी है वो सूखी हुई थी, ओशन से वाटर वेपर गया, क्लाउड बना और वो क्लाउड मूव के करके वैसे जगह पे आया जहाँ पे जो रिवर्स है वो ड्राई हो चुकी है या रिवर्स जो हैं उनके वाटर लेवल्स कम हो चुके हैं. तो जब रेनफॉल वहाँ होगा तो क्या होगा, जो ड्राई रिवर्स है उनमें पानी आ जाएगा या जिनका वाटर लेवल कम हुआ है उनमें वाटर लेवल बढ़ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेनिशिंग ऑफ वाटर, राइट. तो वाटर साइकिल हेल्प्स इन टू थिंग्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड रिप्लेनिशिंग ऑफ वाटर, करेक्ट. It also serves to conserve the total amount of water on the earth. अब और क्या करता है ये वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल जो है अर्थ पे जितना भी पानी है उसको कंजर्व करने में भी हेल्प करता है. कंजर्व करने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे अगर मान लेते हैं ओशन से कुछ पानी इवापोरेट होकर ऊपर गया तो वो पूरा पानी इवापोरेट हुआ और वो क्लाउड बना और फिर जब वो रेनफॉल होगा तो पूरा पानी वापस से नीचे आएगा. हो सकता है वो रिवर्स में गया होगा, रिवर्स विल देन फ्लो डाउन इनटू ओशंस, राइट. तो क्या हुआ, जो पानी ऊपर गया उतना ही पानी फिर वापस से नीचे सरफेस पे आ गया. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, द टोटल वाटर ऑन द एंटायर अर्थ सरफेस इज कंजर्व्ड. जितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे है वो कंजर्व्ड है. हाँ, ये हो रहा है यहाँ पे कि एक पहले वो ओशन में था फिर वो रिवर में चला गया, हो सकता है वो किसी पॉन्ड में इकट्ठा हो गया होगा या हो सकता है कहीं डैम बना हो तो वहाँ पे रिजर्वॉयर्स में इकट्ठा हो गया होगा, या कुछ लोग क्या करते हैं अपने छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ पानी वहाँ पे इकट्ठा कर लिया हमने, टैंक्स में स्टोर कर लिया ताकि हम लोग उसको अपने लिए यूज़ कर पाए, करेक्ट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कंजर्व रहता है. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्लोज इनटू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस और सीप्स इनटू द ग्राउंड. तो जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल होने के बाद जो वाटर सरफेस पे आता है वो या तो पॉन्ड्स में इकट्ठा होगा या तो लेक्स में जाएगा या तो रिवर्स में जाएगा या तो ओशंस में जाएगा. अगर इनमें नहीं जा रहा है तो फिर कहाँ जाता है, दिस सीप्स इनटू द ग्राउंड. आपने सुना होगा ग्राउंड वाटर के बारे में कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर बहुत सारा पानी है. बहुत सारा कहने का मतलब अनलिमिटेड तो नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही है. और ये भी है कि अलग अलग प्लेसेस पे हो सकता है कि जो डेप्थ है वाटर का, ग्राउंड वाटर का, वो अलग अलग हो सकता है. कहीं पे 1 किलोमीटर तक भी पानी मिल सकता है, कहीं हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़े तब जाके हमें पानी मिलेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन कि हाँ अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर्स अलग अलग लेवल पे स्टोर होते हैं. तो ग्राउंड वाटर का लेवल विल वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, करेक्ट. तो यहाँ पे जो कुछ पानी है वो ग्राउंड के अंदर भी जाता है, दिस सीप थ्रू द ग्राउंड
and they get stored as the groundwater, right? And that is how we came to our next topic, that is what is groundwater. तो हमने वाटर साइकिल पढ़ लिया. अब वाटर साइकिल का ही एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन में हो रहा है. तो ग्राउंड वाटर जो है वो कैसे बनता है और उन प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है, और जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राउंड वाटर, एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर. नाउ अब ग्राउंड वाटर को समझने से पहले वी विल डू अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. If it is possible for you, you can also try this. Okay, so what you have to do is you have to take plastic containers, प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉटल्स लेने हैं. मतलब क्या करना है, आपको बॉटल्स लेने हैं 3 और उसको हाफ कट कर देना है. ठीक है, कट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 अलग अलग मटेरियल्स इसमें फिल करना है. क्या क्या, तो क्ले, सैंड एंड ग्रेवल. आपको क्या करना है, जैसे आप जानते हो कि जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह पे सेम तो नहीं है. आप कहीं पे देखोगे, कहीं पे जो सरफेस है वो बहुत कॉन्क्रीट है, कहीं पे आप देखोगे बहुत सैंडी है, कहीं कहीं पे आप देखोगे कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत क्लेई है. मतलब जो सरफेस है उस पर बहुत सारे जो आप देखोगे वो क्लेई फॉर्म में है. तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा और आपको इन 3 चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा रीजन दिख रहा है जहाँ पे आप देखोगे कि जो मिट्टी है वो बहुत क्ले है, बहुत फाइन पार्टिकल्स है, तो कलेक्ट सम ऑफ द क्ले. सैंड थोड़ा कलेक्ट कर लेंगे. सैंड आप देखोगे तो जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा होगा वहाँ से आप थोड़ा सा सैंड लेके आ सकते हो. ग्रेवल्स जो है वो एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये भी एक सैंड ही है. मतलब सैंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल सैंड है, इसमें छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े और सैंड इस तरह से मिले होते हैं. मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और सैंड के पार्टिकल्स थोड़े छोटे होते हैं, और क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी छोटे होते हैं. दे आर वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स. तो यहाँ पे जो 3 है उन तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस है. क्ले में जो साइज है पार्टिकल्स का बहुत छोटा है, माइन्यूट पार्टिकल्स है. सैंड में रिलेटिवली लार्जर, एंड ग्रेवल्स दे आर वेरी लार्ज. मतलब उसको आप अपने हैंड्स में देख भी सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो. करेक्ट. अब करना क्या है हमें, तो इन तीनों में ये अलग अलग मटेरियल्स को हमें फिल करना है. उसके बाद वी हैव टू टेक अराउंड 200 to 300 ml ऑफ वाटर, और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको तीनों में फिल करना है. इसमें भी 200 ml, इसमें भी 200 ml और इसमें भी 200 ml. बट बिफोर यू फिल द वाटर यू हैव टू प्लेस 3 बीकर्स बिलो इट. मतलब यहाँ पे आपको जो कैप में थोड़ा सा होल करना है. होल करने के बाद ताकि पानी जो है वो यहाँ से नीचे आ सके, और फिर आपको यहाँ पे बीकर्स लगाने के बाद फिर उसमें पानी फिल करना है. तो आप क्या देखोगे, पानी जो है वो यहाँ से तीनों से मतलब यहाँ पे क्या होगा, पास होके इस बीकर में आ रहा होगा. नाउ यू व्हाट यू हैव टू टेल मी हियर इज, थोड़ा सोचना, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, आपके हिसाब से किस बीकर में, यहाँ पे नंबरिंग्स दिए हुए 1, 2 एंड 3. मेक श्योर यू कैन कमेंट एज वेल, यू कैन टेल मी द रीजन एज वेल कि क्यों आपको ऐसा लगता है. 1, 2 और 3 में आपको मुझे बताना है कि किस बीकर में पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होगा. मतलब जो रेट ऑफ वाटर है उसमें कलेक्ट करने का वो ज़्यादा होगा, और किस में ज़्यादा कलेक्ट होगा पानी. राइट, दैट यू हैव टू टेल मी. सो थिंक अबाउट इट. तो अब इसके रीज़न को समझते हैं, इसके आंसर को समझते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है. सो फॉर दैट लेट मी ऐड अ स्लाइड एंड लेट मी टेल यू. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उसके जो यहाँ पे ये जो रीजन बना हुआ है ना, ये वाला जो रीजन बना हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके समझते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या होगा. तो ये रहा 1 वाला है ना, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं. सो लेट्स से ये छोटा सा रीजन हमने यहाँ पे देख लिया 1 पे, जिसमें क्ले था, इसमें सैंड है और इसमें ग्रेवल्स हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सैंड जो क्ले होगा वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स. मतलब यहाँ पे बिल्कुल भरा होगा इस तरीके से. So I'm trying to make it as correct as possible. अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें सैंड को दिखा दिया, मतलब सॉरी क्ले को हमने शो कर दिया. अब क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो यहाँ पे ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और ये बहुत क्लोज है ना, ये बहुत नज़दीक होंगे.
अब जैसे यहाँ पे ये क्ले के पार्टिकल्स है, दे आर वेरी वेरी क्लोज. अब व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ सैंड. तो सैंड के केस में क्या होने वाला है उसको भी देख लेते हैं. तो सैंड के केस में यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होंगे, दे आर रिलेटिवली बिगर इन साइज, और दे विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. उनके बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा. कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं. थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, राइट. थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, और इनके बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा. आई गेस आप सब लोग यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को देख के बता भी सकते हो कि क्ले वाले जो क्ले सॉइल है उसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू सैंड. उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा होगा. और यहाँ पे जो ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स तो और बड़े बड़े साइज के होंगे, है ना. ग्रेवल्स विल बी मच मोर लार्जर इन साइज. तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, राइट. तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा. अब थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं. पानी को दिखाना हमें तो थोड़ा ब्लू कलर लेके आते हैं. तो जो पानी है जो वो फ्लो कर रहा था, तो पानी जब यहाँ से फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इसमें कुछ पानी तो अब्जॉर्ब होगा और कुछ पानी यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे होता इस तरीके से यहाँ पे स्लो मूवमेंट इसका हो रहा होगा. और पानी जो है वो जरूरी नहीं कि नीचे भी जाए, ये साइड्स में भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे मूव करता हुआ, मतलब हो सकता है कि वो पूरा नीचे तक पहुँचे भी ना, और अगर होगा तो वो पहुँच भी सकता है, बट बहुत कम पानी जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा. लेकिन सैंड में क्या होगा, अब यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है तो ये आराम से मूव कर रहा होगा, है ना. ये बहुत इजीली मूव करके यहाँ से ही जाएगा. हाँ, कुछ पानी इधर उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहा होगा. अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो जगह ही जगह है, आराम से पानी यहाँ से बह के बाहर निकल जाएगा, है ना. कुछ इस तरीके से पानी जो है वो बह के बाहर निकल जाएगा, मतलब फ्लो करके वो नीचे की तरफ आ जाएगा. तो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन लॉजिकली कंक्लूड वन थिंग. क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है उसको फ्लो करने के लिए जो स्पेस है बहुत कम मिल रहा है. यहाँ पे पानी को फ्लो करने के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिला तो वो थोड़ा ज़्यादा तेजी से फ्लो करेगा, और यहाँ पे पानी को फ्लो करने के लिए स्पेस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रॉक्स हैं, स्मॉल रॉक्स, उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. सो दे विल अलाउ द वाटर टू फ्लो इजीली. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि फर्स्ट वाले बीकर में पानी बहुत कम आएगा, सेकेंड वाले में थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इस वाले में आप कह सकते हो पानी बहुत ज़्यादा कलेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो इजीली फ्लो कर रहा है और बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है. इस केस में पानी फ्लो तो कर रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम फ्लो कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे पानी धीरे धीरे गिर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत कम कलेक्ट होगा. इस केस में पानी बहुत ही ज़्यादा कम कलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे पानी को फ्लो करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसको स्पेस, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है फ्लो करने के लिए. तो व्हाट वी कैन कंसीडर फ्रॉम दिस, अगर अब हम लोग इसको अर्थ क्रस्ट मान लें और इसको हम लोग ग्राउंड अंडरग्राउंड यानी कि सरफेस मान लें, द सरफेस बिलो द ग्राउंड, है ना, बिलो द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड, अंडरग्राउंड. तो यहाँ पे जो पानी कलेक्ट हुआ, क्योंकि ये पानी जो है वो सीप होता हुआ अंदर की तरफ गया, यहाँ से भी पानी का सीपेज हो रहा है और यहाँ पे पानी का सीपेज हो रहा है. तो नाउ यू कैन डिसाइड. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कहीं पे जो रीजन है वहाँ पे मिट्टी जो है वो क्ले है, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम स्टोर होगा. जहाँ पे सैंड होगा, जहाँ पे सैंडी सॉइल होगा, वहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा कलेक्ट होगा. और जहाँ पे ग्रेवल्स का क्वांटिटी ज़्यादा है, उस रीजन में आप देखोगे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा होगा. सो दिस इज हाउ द ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली फॉर्म आफ्टर रेन. बारिश के बाद क्या होता है, हम देखा था कि बारिश के बाद जो पानी है वो या तो ओशंस में जाएगा, या तो रिवर्स में जाएगा, या तो लेक्स में जाएगा, या तो पॉन्ड्स में जाएगा, या फिर वो सीप होता हुआ ग्राउंड के अंदर जाएगा. तो ग्राउंड के अंदर कैसे जा रहा है, आप देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स में जा रहे हैं पानी. अब कुछ पानी जो है वो रिवर्स के अंदर सीप होता हुआ, आप कह सकते हो कि जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में सीप होता हुआ यहाँ पे अंदर की तरफ भी जा रहा है ना. तो यहाँ से जो पानी का सीपेज हो रहा है, अब देखोगे यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं, थोड़े बहुत सैंड, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स भी हैं. तो पानी यहाँ से बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्लो फ्लो कर रहा है, लेकिन पानी का फ्लो यहाँ पे हो पा रहा है. और वो पानी कहाँ जा रहा है, वो ग्राउंड के अंदर जाके स्टोर हो गया है. आप देख सकते हो यहाँ पे पानी स्टोर हो रखा है. तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ, पानी का सीपेज हुआ, इस पानी के सीपेज से जो ये पानी अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
this process is actually known as, if you can find the answer, the answer is infiltration. करेक्ट, इनफिल्टरेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्टरेशन. और जब ये पानी इसमें यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे ये पानी इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वीफर्स. दीज आर कॉल्ड एक्वीफर्स. तो यहाँ पे अब कुछ टर्म्स है, उसको हम लोग समझते हैं. सो यहाँ पे सबसे पहला टर्म इनफिल्टरेशन क्या होता है. इनफिल्टरेशन बेसिकली वी नो दैट वाटर सीप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ. पानी जो है वो अर्थ के सरफेस के अंदर जाता है. तो दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक्स. तो जो सरफेस वाटर है वो सीप होता हुआ सॉइल्स और रॉक्स के थ्रू जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, सरफेस के अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन. जब ये पानी अंदर चला जाएगा तो दैट विल बिकम ग्राउंड वाटर. सो व्हाट इज ग्राउंड वाटर? द वाटर दैट सीप्स थ्रू gets stored in the pore spaces of sediments and the openings in the rocks beneath the surface. तो यहाँ पे आप देखोगे, जो सरफेस के अंदर beneath the surface आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे pores हैं, sediments हैं. इसमें क्या हुआ, पानी जो है वो इकट्ठे हो गए हैं. तो यहाँ पे जब ये पानी इकट्ठा हो गया तो ये क्या बन गया, that water which is actually stored in the pores is called the ground water. और एक्वीफर्स क्या बनते हैं, तो एक्वीफर्स आर बेसिकली द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स. तो जो सेडिमेंट्स उस पानी को इकट्ठा किए, रॉक्स एंड सेडिमेंट्स जो मिलके वो पानी को इकट्ठा किए, वो स्टोर किए इन द पोर स्पेसेस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्वीफर्स. तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक्वीफर्स है. आप देखोगे ये है पूरा एक एक्वीफर है. ये इस एक्वीफर में क्या है, पानी, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और ये आया कैसे, तो सरफेस वाटर यहाँ पे इस रॉक्स एंड सॉइल के थ्रू सीप होता हुआ यहाँ पे आया है. तो दिस प्रोसेस कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. तो पहले क्या हुआ, इनफिल्ट्रेशन हुआ, वो बना ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर जहाँ पे स्टोर हो गया दैट इज कॉल्ड एक्वीफर. सो दीज आर द थ्री टर्म्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर. सो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस जिससे कि ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. ग्राउंड वाटर जो पानी सरफेस से ग्राउंड के अंदर जाके स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. एंड जहाँ पे ये स्टोर होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एक्वीफर. Correct? So this is how the concept of water cycle and the groundwater we have understood. And the interesting thing is that with this we have completed the chapter heat transfer in nature. So I hope आप सब लोगों को यहाँ पे आज का concept clear हुआ है. अगर कोई भी doubt है, make sure you put it in the comment section so that we can respond to it as soon as possible. And if you really enjoyed the today's lecture, then do like it, like कीजिए, share it with your friends, and make sure to subscribe the channel and hit the bell icon so that जो भी videos आपके लिए upload हो, you will get notified about it. And as this chapter is completed, we will be having one more lecture number 4, that where we will discuss some interesting questions on this chapter, and then we will move on to the next chapter. And our next chapter is more probably will be, let's see what we can discuss, so you will get to know about it. So stay tuned everyone. Thank you so much for watching the video till the end. Have a great day and take care of yourself. See you in the next class. Bye everyone.